जय हिंद दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड्स एग्जामिनेशन में इसकी काफी महत्वता है, आगे आने वाली एग्जामिनेशन में भी इसकी काफी महत्वता है। दोस्तों आज हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा था, जब हम 9th क्लास में था हम लोगों ने कुछ टर्म्स सीखी थी दोस्तों, जिसे हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स कुछ कहते हैं। दोस्तों जैसे हिंदी में कहूं तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं दोस्तों, तो ये काउंटिंग नंबर्स ही हैं जो कि 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। दोस्तों इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, गिनती वाली संख्याएं। उसी के ठीक प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्राकृत संख्याएं। गिनती वाली संख्याएं जो 1, 2, 3 या चलते चलते इंफिनिटी तक, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक हो, उसे हम जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों इस प्राकृत संख्या को n नंबर से डिनोट किया जाता है। इस प्राकृत संख्या को n नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं होल नंबर्स की। जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं इसी संख्या में, इसी नेचुरल नंबर की संख्या में जब 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तब वह बन जाता है दोस्तों आपका होल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जब शून्य मिला दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि देखो 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक तो यहां भी दिख रहा है, इसी के साथ हमने शून्य और ऐड कर दिया या 0 और काउंट कर लिया। इसको कहते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या और इसे डिनोट करते हैं W से। क्लियर है? आप इसको कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, या जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों इंटीजर का मतलब होता है अगर हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स जितने भी होते हैं उन सबको यदि होल नंबर्स में मिला दे तो वह दोस्तों इंटीजर बन जाता है। यानी कि माइनस का इंफिनिटी से लेकर -3, -2, -1, प्लस का 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? आप गौर करने वाली बात ये है, -3, -2, -1 क्या ये नेचुरल नंबर्स के ही नेगेटिव नहीं है? यानी कि प्राकृत संख्याओं के ही नेगेटिव नंबर है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं हिंदी में, नेगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि पूर्णांक, यहां से हमारी डेफिनेशन तैयार होती है इंटीजर की, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिए जाए, समझ रहे हो? प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिए जाएं तो वह पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक को डिनोट किया जाता है दोस्तों, या इंटीजर को डिनोट किया जाता है Z से। यहां पर एक गौर करने वाली बात है, दो तरीके के इंटीजर होते हैं दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा। दो तरीके के इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, जो कि 0 से बड़ा होता है, और इसे इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि 0 से छोटा होता है और उसे नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है दोस्तों। नंबर लाइन में 0 यानी कि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी कि ना तो वह पॉजिटिव है ना वह नेगेटिव है। यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सब 0 से छोटे हैं। नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा छोटा वह नंबर होगा जी। धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा, ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा, और 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। आई होप ये आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। A number which can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q are an integer। यानी कि वह संख्या जो संख्या p by q के रूप में लिखी जा सके, जहां q 0 के बराबर ना हो और p और q पूर्णांक हो, उन्हीं संख्याओं को दोस्तों परिमेय संख्या कहा जाता है या फिर रैशनल नंबर कहा जाता है। दोस्तों इनके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं 3/4, जहां पर 3 p है और q 4 है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इन दोनों ही चीजों से एक बात समझ में आती है,
हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, -3 को हम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हो सकता है दोस्तों, तो -3/1 यानी कि ये p हो गया, ये q हो गया। जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के भिन्न में लिखा जा सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों इर्रेशनल नंबर की, जो नंबर p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी कि अ नंबर विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे कि √3, √2 और पाई। इसी को कहते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे कि √3, √2, पाई। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो 22/7 तो p/q की फॉर्म में हुआ। नहीं, पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता कभी भी, वो उसके लगभग होता है, कभी भी उसके बराबर नहीं होता। अपनी सुविधा के लिए हमने 22/7 मान लिया है, तो पाई का मान बिल्कुल 22/7 नहीं होता, उसी के लगभग होता है, इसलिए हमने इसे 22/7 माना है। अगर आप 22/7 लिखते हैं तो वह एक परिमेय संख्या या एक रैशनल नंबर कहलाएगा। यदि आप पाई लिखते हैं तो वह दोस्तों हमेशा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि पाई का मान हमने अपनी सुविधा के लिए 22/7 लिया है। यह 22/7 एग्जैक्ट बिल्कुल कभी नहीं होता, इसलिए 22/7 और पाई दोनों ही इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यदि संख्या में 22/7 है तो वह रैशनल हो सकता है। यदि पाई के टर्म्स में बात कर रहे हैं, पाई के मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह हमेशा अपरिमेय होगा, यह इर्रेशनल होगा। रियल नंबर्स दोस्तों, आप बात करते हैं रैशनल और इर्रेशनल, यदि दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए, यदि दोनों ही संख्याओं को मिला दिया जाए तो वह दोस्तों बनता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसे उतार सकते हैं, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, प्रमेय का समझो दोस्तों, प्रमेय को लेमा भी कहा जाता है इंग्लिश में। प्रमेय का अर्थ होता है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि मेरे पास दो संख्या है दोस्तों, ठीक है, हमें पता है इसमें 21 बड़ा है 5 से, तो यदि मैं 21 को विभाजन करता हूं 5 से, तो 5 4 20, आपको पता है एक जो है आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि यहां से मैं क्या समझ सकता हूं कि a और b कोई दो नंबर हैं, a और b कोई दो नंबर है, तो कोई संख्या है। यदि, यानी कि 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 × 4 + 1, क्लियर है। यानी कि a कोई संख्या है, b मेरा ये नंबर था और q मेरा कोई क्वोशंट आया है, और यहां पर रिमाइंडर r बचता है। यानी कि यहां मैं कह सकता हूं a = bq + r, जहां पर r हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि r जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा किंतु b से छोटा होगा। यही आपका दोस्तों यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेय का कहती है, ठीक है। यानी कि आप इस बात को यह समझते हो कि एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसी का इस्तेमाल करके हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे, यानी कि एक सिद्ध किए हुए कथन से दूसरे कथनों को सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको प्रमेय का अर्थ समझ में आया होगा कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा हम कोई दूसरा कथन सिद्ध करते हैं। प्रमेय को इंग्लिश में लेमा कहते हैं। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। आप इन दो नंबर से समझ सकते हैं कि और ए और बी कोई दो नंबर्स हैं। यदि मैं ए को बी से विभाजन कराता हूं, डिवाइड कराता हूं, तो दोस्तों मुझे मिलता है कोशंट। इसे हम क्या कहते हैं? कोशंट कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं इसे कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों इसे।
जिसे हम शेषफल हिंदी में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है भाजक, ये होता है डिविडेंड आपका। तो इस यहां से एक बात समझ में आती है दोस्तों कि 21 को लिखा जा सकता है 5 गुणा में 4 जमा 1, यानी कि 5 चौक 20 प्लस 1 21 होता है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि ए और बी कोई दो नंबर है, यदि ए को बी से डिवाइड किया जाए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि बी से इसको डिवाइड कराया जाए तो मुझे क्यू कोई क्वोशंट मिलेगा और आर कोई रिमाइंडर मिलेगा, जहां पर आर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का या करने की विधि को प्रदान करती है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, एल्गोरिथम जो है ये दोस्तों किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, जिसे हम महत्तम समावर्ती कहते हैं, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं महत्तम समावर्ती। महत्तम समावर्ती कहा जाता है दोस्तों एचसीएफ को, या दो नंबर्स के एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुपरिभाषित, यानी कि इसका अर्थ क्या है, सुपरिभाषित चरणों, यानी कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था 21 और 5 का, तो इसमें क्या स्टेप्स हो सकते हैं दोस्तों। स्टेप ये हो सकता है पहला कि मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 बनेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। आगे मुझे अगर इसमें दशमलव लगाकर, यानी कि अगर मैं इधर दशमलव लगाता हूं तो इधर 0 आ जाएगा। अब मैं इसको कह सकता हूं कि 4 5 2 10 और यहां पर मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। यानी कि मैं एक बात समझ सकता हूं कि ये कोई भी प्रॉब्लम को हल करने का एक सीरीज वाइज, एक स्टेप वाइज जो है सॉल्यूशन देता है, इसे ही एल्गोरिथम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल। अभी तक हमने सारी डेफिनेशन समझी, रियल नंबर्स में जितनी भी डेफिनेशंस थी, जितनी भी थ्योरम्स थी, जितनी भी प्रमेयिका थी, वो अब सभी हमने जानी। यानी कि बारीकी से हम लोगों ने ये जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसे आप रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और इंटीजर या रियल नंबर्स कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं दोस्तों। अभी हमने यूक्लिड डिवीजन के बारे में बात की थी, लेमा के बारे में बात की थी, यानी कि जहां कहता था कि कोई दो नंबर होते हैं, उनका एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, यानी कि ए और बी कोई दो संख्या है, जहां पर हमने एक सिद्ध कथन था हमारे पास कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर आर जो है वो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बड़ा और नीचे इक्वल का साइन है, यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि यह इट कैन बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, यानी कि यह 0 से बड़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा, यानी कि b जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा। यह हमारी यूक्लिड प्रेमिका कहती थी। अब बात करते हैं दोस्तों 12,576 और 4,052 की, यानी कि 12,576 एंड 4,052। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों 12,576 बड़ा है, तो इस संख्या को a मान लेंगे और दूसरी संख्या जो बची उसे b मान लेंगे। अब हम अपना जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड चलाएंगे दोस्तों। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, बड़े वाली संख्या अंदर और छोटी वाली संख्या बाहर। तो जब 4,052 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,156 आएगा दोस्तों, और 420 जो है वो आपका शेषफल बचेगा। तो इतनी बात को आप कैसे लिखोगे कि 12,576 जो है वो है 4,052 गुणा 3 जमा 420। यहां पर क्या आर 0 आया? नहीं आया। तो हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, यानी कि एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम क्या होता है, आपको स्टेप वाइज चलना होता है। तो आपका जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है, आप उसे यहां ले आएंगे और इस शेषफल को आप क्या बना देंगे, अब अपना भाजक बना देंगे या फिर इसको डिवाइजर बना देंगे।
अब 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3780 आता है और शेषफल बचेगा 272, यानी कि 272 आपका रिमाइंडर बचता है। तो इस बात को आप कैसे लिख सकते हैं कि 4052 यानी कि अंदर वाली संख्या अब ए मानी जाएगी, यानी कि 420 गुणा में 9 जमा 272। अब क्या शेषफल मेरा 0 आया? नहीं आया, यानी कि एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अब इस 420 को हम बना देंगे दोस्तों इसका डिविडेंड और ये बन जाएगा कब का डिवाइजर, यानी कि भाजक। 272 एकम 272, शेषफल बच गया दोस्तों 148। तो इतनी बात को आप कैसे लिख सकते हैं कि 420 जो है 272 गुणा में 1 जमा 148। क्या यहाँ पर शेषफल फिर से 0 आया? नहीं आया। एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा, यहाँ जगह की कमी थी दोस्तों इसलिए मैं इसे यहां से कर रहा हूं। 272 को जो हमने है 148 जो हमारा शेषफल बच गया था, अब 148 इधर बच जाएगा और 272 जो है हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि 148 से कम 148, क्योंकि अगर इसे 2 से गुणा करूंगा तो 272 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 296 बन जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 148 से कम 148, शेषफल बच गया 124, यानी कि इतनी सी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? 272 इक्वल्स टू 148 गुना में 101 जमा 124। क्या फिर से मेरा शेषफल 0 आया? नहीं आया। फिर से एक और स्टेप आगे चलेंगे। अब 148 को 124 से डिवाइड करेंगे तो 124 से कम 124 और शेषफल बच जाएगा 24, यानी कि इतनी बात को हम कैसे लिख सकते हैं? 148 इक्वल्स टू 124 गुणा 1 जमा 24। क्या फिर से मेरा शेषफल 0 आया? नहीं आया, यानी कि एक और स्टेप आगे चलेंगे। अब 124 को हमने इसका डिविडेंड बनाया, 24 पंजे 120 होता है, 4 शेषफल बचता है, यानी इतनी बात को हम लिख सकते हैं 124 इक्वल्स टू 24 पंजे प्लस 4, यानी कि 24 पंजे 120 और 4 124 बनता है दोस्तों। तो हम इतनी सी बात को लिख सकते हैं। क्या फिर से मेरा आर, ये आर क्या 0 आया? नहीं आया, यानी कि एक और स्टेप हमें आगे चलना होगा, यानी कि अब इसे हम 24 को यहां ले आएंगे और शेषफल से भाग देंगे तो 4 छिके 24, यानी कि अब 0 आ गया। यहां पर मेरा 0 आ गया दोस्तों। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है यहां पर इस विधि का अंत हो जाता है, यानी कि जब रिमाइंडर 0 आ गया आपको फर्दर स्टेप करने की जरूरत नहीं है, दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर ये 0 आ जाता है दोस्तों उसी के डिवाइजर को HCF कहा जाता है। याद रखना, उसी के डिवाइजर को महत्तम समावर्ती कहा जाता है उन्हीं दो संख्याओं का, यानी कि 12,576 और 4,052 का महत्तम समावर्ती है दोस्तों 4, यानी कि HCF है इसका 4। आप इसे उतार सकते हैं, टेक योर टाइम। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं दोस्तों। हिंदी में कहता है दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं दोस्तों। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज एन इंटीजर। तो आप इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसने कहा है कि मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि एक धनात्मक पूर्णांक जो है a है, मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि a है, यानी कि b जो है वो 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि बताओ या तो वो 2q की फॉर्म में हो या फिर वह 2q + 1 की फॉर्म में हो। इसे हम कैसे लिखते थे दोस्तों? bq + r, यानी कि इतनी संख्या मेरी r है और इतनी संख्या मेरी b है। इतनी बात आई समझ में आपके? यानी कि b की वैल्यू यहां पर क्या निकलेगी? 2, यानी कि अगर मैं a को 2 से डिवाइड कराता हूं तो कोई q और r मुझे दो नंबर ऐसे मिलेंगे जो कि यूनिक होंगे। और आपको पता है जो r है वो भाई क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, यानी कि r की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1, यानी कि a इक्वल्स टू 2q + r मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा डिवीजन लेमा क्या कहता है? यही कहता है कि a इक्वल्स टू bq + r होता है, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। यानी कि अब इसमें r की वैल्यू पुट करता हूं तो पहले 0 पुट करूंगा तो मेरा बनेगा a इक्वल्स टू 2q, और अब 1 पुट करूंगा तो a इक्वल्स टू 2q + 1,
यानी कि ए के इतने संभव मान हो सकते हैं 2q और 2q प्लस 1। अब बात करते हैं सबसे पहले केस की 2q की। यदि 2q जो हम लेते हैं, अगर आप देखें तो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है दोस्तों जब भी 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक सम संख्या बनाता है, हमेशा इवन नंबर बनाता है। तो यानी कि ये जो 2q है एक सम संख्या हुई, क्योंकि इसका 2 जो है गुणनखंड है। ऐसे ही एक और बात यहां पर नोट करने वाली है, यानी कि साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकता है। एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का हो सकता है। यही हमें प्रूव करना था दोस्तों कि या तो वो सम का होगा या वो विषम का होगा, यानी कि या तो वो इवन का होगा या फिर वह ओड का होगा। आप इसे उतार सकते हैं, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब हम देखेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन ये कहता है कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसे साबित करना है कि वह हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की अवस्था में ही होता है। मान लेते हैं कि a कोई विषम पूर्णांक है, यानी कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तथा b की वैल्यू या b का मान यहां पर 4 होगा, क्योंकि लेमा यह कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 से बड़ा होगा r और b से हमेशा छोटा होगा। यानी कि इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर a कोई पूर्णांक है, यदि उसे 4 से भाग दिया जाए तो q और r ऐसे अद्वितीय संख्या हमारे पास आ जाती हैं जिनका कोई ना कोई फिक्स्ड मान होगा ही होगा। यानी कि r की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि अधिकतम मान क्या हो सकता है? 0, 1, 2 और 3। अब इन्हीं संख्याओं को 0, 1, 2 और 3 को हमने इस इक्वेशन में रखना है। यदि r का वैल्यू 0 रखता हूं तो यह 4q ही बनेगा। सिमिलरली ऐसे यह 4q प्लस 1 बनेगा, 4q प्लस 2 बनेगा, 4q प्लस 3 बनेगा। अब यहां पर दो संख्याएं ऐसी हैं जहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं या 2 बाहर निकाल सकता हूं, अथवा वह दोनों ही संख्या सम संख्या है, यानी कि वह संख्या इवन संख्या है। यहां से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2q बच गया और यहां पर 2 बाहर आ गया। सिमिलरली यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं और यहां पर 2q प्लस 1 बच गया। तो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, वह हमेशा एक इवन नंबर होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ये 2 नंबर विषम होंगे या ऑड होंगे। इसी को हम आगे समझ सकते हैं। यदि a इक्वल्स टू 2q है और a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2q प्लस 1 है, यानी कि यह दोनों संख्या सम है, यानी कि इवन है। अतः हम कह सकते हैं कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक के रूप में ही होगा। यही हमें साबित करना था दोस्तों। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 या उदाहरण 4 अब देखें तो हमें दिया गया है कि कुछ एक शॉपकीपर है जिसके पास कुछ बर्फियां हैं 420 और 130 कि हमें ये जानना है कि प्रत्येक ढेरी में अधिकतम कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, 420 कुछ है और 130 कुछ बर्फियां हैं, तो उसे रो और क्या बोलते हैं कॉलम में से रखना वो चाहता है। तो अधिकतम एक उसमें संख्या में कितनी अधिकतम बर्फियां आ सकती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अधिकतम यानी कि हाईएस्ट की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, यानी कि HCF की बात कर रहा है दोस्तों 420 और 130 की। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है दोस्तों, कहता A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां R जो है वो हमेशा 0 से
बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा होगा। तो इसी विधि के द्वारा हम फिर से एल्गोरिथम के द्वारा आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि 130 को जब 420 से डिवाइड करेंगे तो 130 तिया 390, शेष बचता है 30। तो इसको बात को हम कैसे लिख सकते हैं, 130 गुणा में 3 जमा 30। सिमिलरली अब ये वाला आपका डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका डिविजर हो जाएगा। 30 चौक 120, 10 आपके पास शेषफल बचता है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 30 गुणा में 4 जमा 10, यानी कि इस 130 को कैसे लिखा जा सकता है, 30 गुणा में 4 जमा 10। अब आगे बढ़ते हैं, इस 30 को इस 10 से जो है हमने डिवाइड कराना होगा और 10 या 30 होता है तो कंप्लीटली जीरो आ गया, यानी कि इस स्टेप में मेरा r जीरो नहीं आया तो मैं आगे बढ़ा, इस स्टेप में मेरा r जीरो नहीं आया तो मैं आगे बढ़ा, इस स्टेप में आकर मेरा फाइनली जीरो आया और मैं यहां आकर रुक गया। तो यहां पर आकर जब रुक जाता हूं तो यहां पर जो भी b का मान होगा वही आपका HCF होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे उतार सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां बोला गया है कि HCF फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का। HCF फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का। तो 225 और 135 दोनों में से बड़ा है दोस्तों 225, यानी कि यह A हो जाएगा आपका और यह दूसरा अक्षर आपका B हो जाएगा। यह अक्षर A होगा तो यह अक्षर B होगा। और आपको पता है यूक्लिड्स लेमा कहता है BQ प्लस R, जहां पर R जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। जितना चीजों को बोलते जाओगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा। तो साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करो कि A कोई संख्या है BQ प्लस R, जहां 0 जो है वो R के बराबर भी हो सकता है, R से 0 से बड़ा भी हो सकता है और B से छोटा होगा। यानी कि 225 को लिखा जा सकता है 135 गुणा में 1 प्लस 90, यानी कि शेषफल 90 बचा, रिमाइंडर 0 नहीं आया। आगे बढ़ना होगा। अब यह नंबर यहां आ जाएगा, 90 जो है 90 एकम 90 प्लस 45, यानी कि 45 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। या भी का 0 रिमाइंडर नहीं आया, यानी कि अगले स्टेप में हमें चलना होगा। 90 यहां पर आया दोस्तों, 45 दूनी 90, आपको पता है 45 दूनी 90 होता है। रिमाइंडर आपका बच गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बच जाता है आपका डिविजर ही आपका HCF होता है, यानी कि यहाँ पर डिविजर है 45, यानी कि 45 ही आपका HCF होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है 38,220 और 196, दोनों में बड़ा है दोस्तों 38,220, यानी कि इसे A मान लेंगे और इसे B मान लेंगे। तो आपको पता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां पर R जो है वो 0 से बड़ा या उससे हो सकता है और B से हमेशा छोटा होगा। यानी कि अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 196 की टेबल में 195 से मल्टीप्लाई कराए हुए तो एग्जैक्टली 38,220 मिलेगा, यानी रिमाइंडर आपको कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस सूरत में जो आपका डिवीजर है वही आपका HCF होगा। तीसरे पार्ट में बढ़ते हैं, 867 और 255, दोनों में से बड़ा 867 है और आपको पता है जो बड़ा होता है वो A होता है, जो छोटा होता है वो B होता है। और A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है, यानी कि R का मान जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु हमेशा B से छोटा होगा, B से हमेशा छोटा होगा। यानी कि 867 को मैं लिख सकता हूं 255 गुणा में 3 जमा 102, यानी कि जब 255 को 3 में गुणा करोगे और 867 से माइनस करोगे तो 102 शेष बचता है। 102 शेष बचने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो 255 को कैसे लिख सकता हूं, 102 गुणा में 2 जमा में 51, रिमाइंडर फिर से 0 नहीं बचा है। नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। अब 102 को कैसे लिख सकता हूं, 51 गुणा में 2, और जैसे 51 गुणा में 2 करूंगा मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है वहां पर हमें अपनी कैलकुलेशन रोक देनी है और जो हमारा डिविजर है वही हमारा HCF होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे उतार सकते हैं दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ये दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वह हमेशा
6q+1, 6q+3 और 6q+5 के ही रूप में होगा। यानी कि हमें साबित करना है कि ये तीनों संख्या विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलते हैं, मान लेते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b का वैल्यू 6 होगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि जो लेमा है वो कहता है कि a जो है वो BQ+R होता है और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है परंतु b से छोटा होगा। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को जब हम 6 से भाग देंगे तो दो अद्वितीय नंबर हमारे को मिलेंगे Q और R। तो R का अधिकतम मान हो सकता है 0 और उससे बड़ा परंतु B से छोटा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 R का अधिकतम मान हो सकता है। अब इन्हें एक एक कर इस इक्वेशन में रखते हैं दोस्तों। तो A के संभव मान क्या क्या होंगे? यदि 0 रखता हूं तो 6Q, फिर 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5। यानी कि अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं। यानी कि ये तीनों संख्या 6Q, 6Q+2 और 6Q+4 ये सभी सम संख्याएं हैं। लेकिन हमारा जो A है वो कैसा है? विषम है। तो यानी कि इनको इग्नोर करना है और 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 यहां हमने लिखना है, यानी कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ही होगा। यही हमें साबित करना था दोस्तों। आप इसे उतार सकते हैं। धन्यवाद। आगे के सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 जो है वो कहता है कि 616 लोग हैं और एक 32 मेंबर्स के पीछे एक आर्मी बैंड के पीछे चल रहे हैं। तो उसने पूछा है अधिकतम कितने स्तंभों की संख्या हो सकती है। तो अधिकतम की जब भी बात होगी दोस्तों, हम हमेशा h से फाइंड करना होता है। तो 616 और 32 का एलसीएम हमने यहां पर लेना है। तो 616 को डिवाइड करूंगा 32 से, तो जब 19 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो मेरे पास शेष A 8 बचता है। यानी कि 32 को जब 19 से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 को जब 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों मेरे पास 288 आता है और 288 से 296 से जाएगा तो 8 हमारे पास शेषफल बचेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, 32 एकम 32, 29 शेषफल बचा, 6 नीचे आया, 296 हो गया, 32 निम्मे 288, तो यहाँ पर 8 जो है वो शेषफल बचता है। अब शेषफल बच गया तो शेषफल 0 नहीं है तो स्टेप आगे ले जाना होगा। एल्गोरिदम का रूल यही कहता है। तो 32, 8 चौक 32 और आ गया 0, यानी कि A = BQ+R होता है और जो 0 की वैल्यू जो है उसके बराबर या उससे बड़ी हो सकती है और परंतु B से छोटी होगी। तो एल्गोरिदम यही कहता है कि एक सुपरिभाषित चरणों को, स्टेप को फॉलो करना होता है जब तक कि 0 ना आता हो। एल्गोरिदम का यूज HCF ही फाइंड करने के लिए होता है दोस्तों, यानी कि महत्तम समावर्ती ही फाइंड करने के लिए होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। HCF है आपका आंसर 8। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि साबित कीजिए कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि उसका वर्ग किया जाए यानी कि उसका स्क्वायर किया जाए तो वह हमेशा 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो मानते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b का वैल्यू यहां पर 3 होगा, क्योंकि उसने कहा हमसे 3m की फॉर्म में होगा। यानी कि A = BQ+R होगा, जहां R का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा परंतु B से छोटा होगा। यानी कि 3 को जब A से डिवाइड कराऊंगा तो Q और R मेरे पास दो अद्वितीय नंबर आएंगे, जहां पर R का मान अधिकतम 0, 1 या 2 हो सकता है, क्योंकि मान यहाँ पर 0 या 0 के बराबर हो सकता है परंतु B से हमेशा छोटा होगा। यानी कि A = 3Q+R की जहां पर हमारे यहाँ पर जो है इक्वेशन बनती है। अब ये रिमाइंडर यानी कि जो R की मान है इनको एक एक कर इक्वेशंस में डालेंगे। यानी कि एक बार बनेगा 3Q+1 और 3Q+2। तो पहले चरण में इसे सॉल्व करेंगे तो A = 3Q है, दोनों तरफ वर्क करेंगे दोस्तों तो एक जगह A² और एक जगह 3Q² बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां से 3 कॉमन लूं तो 3Q² बचता है दोस्तों।
अब मान लेता हूं कि ये 3q² जो है m है, इसे m मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। दूसरे चरण में आएंगे दोस्तों, तो दूसरा चरण है 3q+1। यहां पर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a² इक्वल्स टू 3q+1 का होल स्क्वायर। तो आपने a+b का होल स्क्वायर या फिर a+b का वर्ग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, उसे कहा जाता है a² + b² + 2ab, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3q प्लस मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसे इधर उधर कर लेंगे, तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा दोस्तों इतने हिस्से में से। तो 3q² + 2q और ये +1 एज इट इज। तो यहां से देखा हमने कि इतने हिस्से को मैं m मान लेता हूं, तो 3m + 1 बचता है, यानी कि m मैं मान लेता हूं 3q² + 2q के बराबर। आप इसे कॉपी करें, हम अगले स्टेप में इसका तीसरा चरण शुरू करते हैं। तीसरे चरण में हम देखेंगे दोस्तों कि a जो है वो 3q + 2 के बराबर था, यानी कि जब इसका वर्ग किया जाए, इसका स्क्वायर किया जाएगा दोस्तों, तो हम पाएंगे कि a + b का होल स्क्वायर, अगेन a + b का होल स्क्वायर यहां पर लगाएंगे दोस्तों, तो a² + b² + 2ab। इसी के मान से हमने इसे सॉल्व किया तो 3q² + 4 + 12q। अब इस 4 को दोस्तों हम 3 + 1 में तोड़ लेंगे, यानी कि इसे रीअरेंज करके इस 4 को मैं लिख सकता हूं 3 + 1। तो इतने हिस्से में से, यानी कि इतने हिस्से से आप देखेंगे 3 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा 3q² + 4q + 1 और ये एक बाहर वाला एज इट इज। तो इतने हिस्से को मैं m मान सकता हूं, यानी कि 3m + 1 कह सकता हूं, और मैं इसे m जो है वो मानूंगा, यानी कि माना, लेट कर लिया हमने इसे। ये था आपका दोस्तों सवाल कि कोई भी जो नंबर है पूर्णांक है वह 3m या 3m + 1 की रूप में हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, आप इसे उतार सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक का यदि घन किया जाए, यानी कि उसका क्यूब किया जाए, तो वह हमेशा 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में ही होगा। तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि पहला a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और b तथा 3 है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसने लास्ट में मुझसे कहा है कि वह हमेशा 9m या 9m + 1 या फिर जो है 9m + 8 के बराबर होगा दोस्तों। क्लियर है? उसने हमें ये बोला हुआ है कि a जो है वो है इसके बराबर है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है। तो यहां से अगर मैं एक एक करके इनकी वैल्यू डालता हूं 0, 1, 2, तो मेरे पास आता है दोस्तों 3q, 3q + 1 और 3q + 2। यदि पहला चरण यानी कि इसको उठाकर इसका क्यूब करता हूं तो a³ जो है वो 3q³ के बराबर होगा। तो यानी a³ जो है वह 27q³ के बराबर होगा। यहां से दोस्तों 9 कॉमन निकलेगा तो 3q³ बचेगा। इस 3q³ को दोस्तों मैं मान सकता हूं कि m ले लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं m। तो इसका मान जो है वो हम लेट कर लेते हैं। 9m कितना रखकर दोस्तों 3q³ रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा चरण जो है वो कहता है 3q + 1। अब यहां पर घन करूंगा तो a³ = 3q + 1 की क्यूब। अब a + b³ का फॉर्मूला कहता है दोस्तों, या फिर xy की टर्म में आप इसे ले सकते हैं, x³ + y³ + 3xy + x + y, यानी कि इस फॉर्मूले में इसे रखना है या खोलना है। तो उसे खोलकर सॉल्व करेंगे तो 27q³ + 1 + 27q² + 9q आएगा। इतने हिस्सों को रीअरेंज करके लिखेंगे और ये 1 बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो यहां से 9 कॉमन निकालेंगे तो इतना बचेगा अंदर, और इतने को मैंने लेट कर लिया m, यानी कि 9m + 1 जो है वो दूसरा चरण हमारा होगा। तीसरे चरण पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके तीसरे चरण में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने पाया था कि a = 3q + 2, इसका घन करते इसका क्यूब करते हैं तो हम पाएंगे कि a³ = यहां पर फिर से हम इसको x + y की होल क्यूब का फॉर्मूला देंगे, यानी कि x³ + y³ + 3xy, x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3xy + x + y।
इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि x की क्यूब 27 क्यूब बना, y की क्यूब 2 की क्यूब यानी कि 8 की क्यूब 8 बना, और इतने हिस्से को सॉल्व करने पर दोस्तों 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब बनेगा। अब इसको रीअरेंज कर लिखना है और 8 को एज इट इज यहां लिख लेना है दोस्तों। तो 9 यहां से कॉमन आएगा इसको रीअरेंज करने के बाद, तो इतने हिस्से को मैंने m लेट किया, यहां मैंने इसे m लेट किया, यानी कि यहां से मुझे एक बात समझ में आई दोस्तों कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि उसका क्यूब किया जाए तो हमेशा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में ही वह होगा। यही सवाल में हमें साबित करना था दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप इसे उतार सकते हैं। टेक योर टाइम।